हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस, आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। लेकिन आज की क्लास में मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ इस साल का। डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले जो पेंडेमिक टाइम था 2020 टू 21 का जो सेशन था, और ये जो पूरा सेशन है ये ड्यू टू कोरोना ये प्रभावित रहा है। इसमें जो पढ़ाई है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाई, और इसके साथ ही एग्जाम्स भी पोस्टपोन करने पड़े। एग्जाम पोस्टपोन करना एक लास्ट वे है, और ये लास्ट वे लिया गया क्योंकि बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम चल रही थी। अभी आपको क्या करना है इस टाइम, जो पूरा सिलेबस है उसको देखकर चलना है। इन फ्यूचर वैसे तो इस साल आई होप कि सब कुछ ठीक रहे, तो आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको सारी चीजें सीखने को मिलेंगी जो भी एक क्लास 12th के बच्चे को पता होनी चाहिए। अगर सिलेबस में कुछ रिडक्शन होता है तो क्लास के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। और आप पूरा सिलेबस एक बार देख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। स्टार्टिंग की क्लास में सिलेबस इसलिए नहीं बताया था कि सभी बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं। अभी हमारी काफ़ी क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज की क्लास में सिलेबस को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा मार्किंग को भी डिस्कस करेंगे कि किस हिसाब से मार्किंग होगी, और मैं ओवरव्यू आपको हर चैप्टर का देते जाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए, आप लोग, मुझे लगता है, उम्मीद है कि आप सबके सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे और अपनी सीट्स ले चुके होंगे एंड बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप अपना ध्यान बना के रखिए अपनी स्क्रीन पर। हम चल रहे हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। ये क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस है, जो कि आपकी यूके बोर्ड की वेबसाइट से, यूबीएससी की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, सबसे पहले आपको यूनिट से लिखी हुई दिख रही है ना। तो आपका जो फिजिक्स का पेपर होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का पेपर है एंड 3 आवर्स का पेपर है, और 70 मार्क्स का टोटल पेपर है। 30 70 प्लस 30 होता है। 30 मार्क्स का आपका लैब वर्क होता है, लेबोरेटरी। ठीक है, तो अभी हम इस 70 मार्क्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं कि 70 मार्क्स में आपका क्या क्या आने वाला है, जो कि आपका थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, इसको हम कौन सा पोर्शन कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं थ्योरी पोर्शन आपका। ओके, तो थ्योरी पोर्शन में आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आपके पास नंबर 3 यूनिट में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। और 4th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट्स अगर आप क्लियर दिखें। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमारे पास सिलेबस रहने वाला है इस टाइम। 4 यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, और उसके बाद 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ऑप्टिक्स प्रकाशिकी, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर यानी पदार्थ का द्वैत प्रभाव इसे बोलते हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परमाणु तथा नाभिक, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार माध्यम, संचार व्यवस्था। तो टोटल आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहली यूनिट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन, दूसरी यूनिट से 7 मार्क्स के, तीसरी यूनिट से 8 मार्क्स के क्वेश्चन, और इस प्रकार एवरेज, ऑन एन एवरेज हम देखें तो 14 मार्क्स की जो आपकी ऑप्टिक्स वाली यूनिट है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाईएस्ट वेटेज जो है यहाँ से ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ये आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा है। क्लास 10th में आपने ऑप्टिक्स कहाँ पढ़ा है? क्लास 10th में आपके पास एक चैप्टर था जिसका नाम था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, जिसमें आपने लेंस पढ़े थे, दर्पण पढ़े थे, है ना। तो उसी को कंटिन्यू करेंगे ऑप्टिक्स में। 14 मार्क्स का इसका वेटेज है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक छोटी यूनिट है, इसीलिए कम मार्क्स का वेटेज है। और बाकी जो है सभी यूनिट से अराउंड, ऑन एंड अराउंड 7-8 नंबर का वेटेज हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो 7-8 नंबर का वेटेज मतलब कि 1 या 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से बनने के चांसेस हैं। ठीक है,
तो हर चैप्टर ही आपको एक तरीके से पकड़ करके चलना है, हर चैप्टर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि लगभग इक्वल वेटेज है। सिर्फ एक ऑप्टिक्स को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग हम इक्वल वेटेज बोल सकते हैं बाकी सारे यूनिट्स में। आगे चलते हैं, फर्स्ट जो यूनिट है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे स्टार्टिंग में क्या चीज पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। ओके, मैं हिंदी में भी बोलता रहता हूँ, ठीक है, लिख तो अब सारा नहीं पाऊंगा हिंदी में, लेकिन जहां तक संभव है मैं बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी में आप देखिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसका जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है इसको हम पढ़ रहे हैं, और इसमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम समझ चुके हैं, कूलाम्स लॉ ऑफ फोर्स को समझ चुके हैं बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, और फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे हैं। यानी हम अभी यहाँ पर हैं अध्यारोपण के सिद्धांत के ऊपर, ठीक है। अध्यारोपण के सिद्धांत को हम लोग अभी समझ रहे हैं, तो इतना पार्ट हम लोग इसमें कवर अप कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, यानी वैद्युत क्षेत्र को। वैद्युत क्षेत्र ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव इसे बोलते हैं, ये आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, एक द्विध्रुव के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। टॉर्क कोना बल आघूर्ण, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र में कितना जो द्विध्रुव है उसके ऊपर कितना बल आघूर्ण काम करता है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को देखने वाले हैं। गॉस की थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। गॉस की थ्योरम और गॉस की प्रमेय और उस पर आधारित उसके उपयोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां कहां इसका उपयोग करेंगे हम, टू फाइंड फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक अनंत रूप से लंबे धारावाही चालक तार में के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है उसके लिए। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, एक प्लेन शीट के लिए। और थिन स्फेरिकल शेल, पतले शेल, स्फेरिकल मतलब गोलाकार शेल, उसके लिए भी हम लोग फील्ड फाइंड आउट करेंगे यूजिंग गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ये वाला पार्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके ऊपर फोकस बनाकर रखिए। नेक्स्ट पोर्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैद्युत पोटेंशियल को पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सेम चीजें जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ी, लगभग सेम चीजें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस यानी समविभव तल, ओके। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो मैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज कर लूंगा, अभी मैं आपको बस सिलेबस से रूबरू करवा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट पार्ट में हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को देखेंगे। फ्री चार्जेस एंड बाउंड चार्जेस इनसाइड अ कंडक्टर, डाई इलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, यानी कैपेसिटर्स मतलब संधारित्र आपको पढ़ना है, संधारित्र, और संधारित्रों का सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन, और पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल यानी समांतर क्रम संयोजन। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। कैपेसिटेंस मतलब होता है धारिता। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या धारिता होती है, कब, जब उसके साथ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हो। डाई इलेक्ट्रिक मतलब होता है परावैद्युत माध्यम, परावैद्युत माध्यम। जब परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो प्लेट्स के बीच में तो तब क्या धारिता होगी उसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, और जब वो उसमें ना हो तो तब क्या धारिता होगी, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको जो रिलेशन है वो पढ़ना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एक संधारित्र के अंदर कितनी ऊर्जा ये स्टोर करके रखता है। और वॉन डी ग्राफ जनरेटर, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट यूनिट, ठीक है। इसमें आपने देखा कि फर्स्ट यूनिट में आपने काफी कुछ लगभग अब तक कवर कर चुके हैं, और काफी कुछ कवर करने के लिए है भी। तो अब इसके बाद से जो सिलेबस आपका होगा वो आपको थोड़ा
अब तक स्टार्टिंग में आपको इंट्रो करवा रहा था, इसीलिए थोड़ा स्लो और थोड़ा पेस हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब हमको मोमेंटम मिल चुका है, तो अब जो सिलेबस आगे बढ़ेगा वो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे, वो हम लोग थोड़ा पेस से बढ़ाएंगे, थोड़ा चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखने की कोशिश करेंगे और उसमें हम चीज़ों को जल्दी कवर अप करने की कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ऐसा नहीं कि जल्दी भगाने के चक्कर में हम लोग सीखना भूल गए। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, धारा विद्युत में हम इलेक्ट्रिक करंट को समझने वाले हैं, यानी विद्युत धारा को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर मतलब एक धातु के चालक में किस प्रकार से वैद्युत आवेशों का फ्लो होता है, प्रवाह होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेग, और इसमें आपको मोबिलिटी देखना है और उसका रिलेशन विथ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ना है, मोबिलिटी देखना है, उसका रिलेशन देखना है, उसका संबंध देखना है विद्युत धारा के साथ। ओम का नियम आपको याद होगा, ओम का नियम क्लास 10th में आपने पढ़ा था। अगेन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यानी विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध को भी आप पढ़ने वाले हैं। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, वी मतलब वोल्टेज, आई मतलब करंट, तो वोल्टेज एंड करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विद्युत वोल्टेज और करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी जो उसके गुण हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, उसको आप समझने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, एंड पावर, शक्ति। ये देखिए सभी आपको याद आ रहे होंगे, क्लास 10th में आपने पढ़े, इन सभी को दोबारा सीखने वाले। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोधकता एंड कंडक्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोधकता और वैद्युत चालकता, दोनों के बारे में बात करेंगे। कार्बन रजिस्टर्स, अब यहाँ से कुछ नया आप पढ़ने वाले हैं। कार्बन के रजिस्टर्स, कार्बन के जो प्रतिरोध होते हैं। कलर कोड, कलर कोड फॉर कार्बन रजिस्टर, मैं आपको रजिस्टर्स दिखाऊंगा, अगर आपने देखे नहीं होंगे तो आप देखेंगे रजिस्टर्स कुछ इस प्रकार के दिखते हैं, जो बेसिक रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर वैसे बहुत प्रकार के होते हैं और उसके ऊपर ऐसे ऐसे करके पट्टी चढ़ी होती है। ये पट्टी जो है अलग अलग रंगों की होती है, तो वही कलर कोड आपको जो है देखना है। सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, आपने देखा था कि जब आप क्लास 10th में आपने ओम का नियम पढ़ा था। ओम के नियम को स्टार्ट करने से पहले आपने एक बात लिखी थी, स्थिर ताप पर, यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उसके बाद ओम का नियम शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं स्थिर ताप पर ये होगा, स्थिर ताप पर ये होगा। तो आप एक बात बोलते थे कि तापमान स्थिर रहना चाहिए, यानी कि अगर तापमान स्थिर नहीं रहेगा तो ओम का नियम होल्ड नहीं करेगा, है ना। ओम का नियम होल्ड नहीं करेगा, ओम का नियम सत्य नहीं होगा। तो अब हमको देखना है कि ये तापमान जो बदलने से किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, रेजिस्टेंस यानी जो प्रतिरोध है उसके ऊपर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, जो एक सेल होता है, सेल के अंदर, सेल के अंदर भी एक प्रतिरोध होता है जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। तो किस प्रकार से सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल, विभवांतर और एक सेल का ईएमएफ, इसके ऊपर भी चर्चा करनी है। ये भी आपके लिए थोड़ा नया रहने वाला है एंड इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, तो आपके पास तीन चीज, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में आपको तीन चीजें पढ़नी है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, सीरीज एंड पैरेलल। उसमें आपको एक तो रजिस्टर का आपको जो प्रतिरोध है उनका पढ़ते ही है, उसके अलावा कैपेसिटर का पढ़ना है, इस बार संधारित्र का पढ़ना है, उसके अलावा रजिस्टर आप पढ़ ही रहे हैं, रजिस्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। उसके अलावा आपको सेल का भी पढ़ना है, ठीक है, रजिस्टर आपको इस टाइम भी पढ़ना है और सेल का भी पढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में किरचॉफ के नियम को डिस्कस करेंगे, किरचॉफ्स लॉ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल्स यहाँ से पूछे जाते हैं, यहाँ से क्या पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। और सिर्फ एग्जाम ही नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनके लिए भी यहाँ से अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई हो गया, आपका नीट हो गया, वहां पर किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो इस लाइन में जो आपको तीन टॉपिक्स दिख रहे हैं, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु हो गया, मीटर सेतु हो गया, पोटेंशियोमीटर विभवमापी हो गया, ये सभी जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर के। तो जो लास्ट वाला पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ओके।
नेक्स्ट जो यूनिट है, 2 यूनिट्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट यूनिट जो है ये है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर आपको भली भांति परिचित होंगे इससे, क्योंकि ये क्लास 10th में आपके चैप्टर था। क्लास 10th में आपने पढ़ा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, और सेम नाम से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से ही ये इस बार आपके पास दोबारा से है। एंड मैग्नेटिज्म को आप इसमें एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से हुई थी? उसमें स्टार्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से हुई थी, और एक बहुत ही फेमस, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयोग जिसे कहते हैं ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड का प्रयोग, वहां से शुरुआत हुई थी, वहां भी और यहाँ भी। नई चीज आपको यहाँ से सीखने को मिलेगी, बायोट सेवर्ट का नियम और उसके उपयोग टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो आपको जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, एक लूप होता है, लूप मतलब गोला, ठीक है, सर्कुलर मतलब गोलाकार, जो बंद ये चक्र हो गया, इसको हम बोलेंगे सर्कुलर लूप। तो अगर इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो बायोट सेवर्ट का लॉ इसमें किस प्रकार से होल्ड करेगा, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमको इसमें एम्पियर का नियम पढ़ना है। अच्छा, बायोट सेवर्ट लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं आपको वो फोकस करने को कह रहा हूँ, आप उनको मार्क भी कर सकते हैं। एम्पियर्स लॉ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका भी एप्लीकेशन पूछा जाता है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट एंड टॉरॉइड के लिए, ठीक है। टॉरॉइडल सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आपने पढ़ा होगा अपनी 10th क्लास में, जिसे हम परिनालिका कहते हैं। तो इसके ऊपर हमको एम्पियर के नियम का उपयोग देखना है, किस प्रकार से इसके ऊपर लागू होता है, ठीक है। फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हमने क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टैटिक चार्ज को पढ़ रहे हैं। स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज मतलब स्थिर आवेश, स्थिर आवेश के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम मूविंग चार्ज के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, मतलब गतिमान आवेश। दोनों में क्या अंतर है? यहाँ पर आवेश रुका हुआ है और यहाँ पर आवेश चल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? आवेश जब रुका हुआ है तो क्या होगा, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जब आवेश गतिमान होगा तो क्या पढ़ेंगे। तो जब आवेश गतिमान होता है और वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र और एक समान विद्युत क्षेत्र में जाए, तो उसके ऊपर कितना बल लगता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन हमको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो एक धारावाही चालक है उसके ऊपर कितना बल लगेगा। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, एम्पियर की परिभाषा यहाँ पे आपको देनी है। टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इट्स करंट सेंसिटिविटी एंड कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये आपको पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लैब वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसको एमीटर बनाना और उसको वोल्टमीटर बनाना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आप मैग्नेटिक डाइपोल को पढ़ोगे, ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ओके, आई थिंक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट अलोंग इट एक्सिस। ये सभी जो है आपके टॉपिक्स हैं, इनको मैं सिर्फ पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जब हम इनके ऊपर बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, पैरा, डाया एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ पढ़ेंगे हम जिनको हम पैरामैग्नेटिक बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक बोलते हैं और फेरोमैग्नेटिक बोलते हैं। उनके एग्जाम्पल्स के साथ आप उनको पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट, विद्युत चुंबक के बारे में आपको पढ़ना है, और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग देयर स्ट्रेंथ। हमने क्लास 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऐसे कारक जो कि विद्युत चुंबकों की स्ट्रेंथ पर, उनकी प्रबलता पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स वो मैग्नेट्स होते हैं जो कि स्थायी चुंबक जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। एक बार चुंबक बन गया तो बन गया, ठीक है। और जबकि वैद्युत चुंबक को, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जो वैद्युत चुंबक होते हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी टेम्परेरी होते हैं। जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो तब तक ही मैग्नेट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक। नेक्स्ट यूनिट 4 है।
यूनिट 4 में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एंड अल्टरनेटिंग करंट, यानी प्रत्यावर्ती धाराएं। इसको हम एसी भी बोलते हैं इन शॉर्ट, ठीक है। एसी करंट आपने सुना होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे के नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रेरित विद्युत वाहक बल एंड करंट, लेंज का नियम बहुत इंपॉर्टेंट, एडीज करंट, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इंडक्टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेरकत्व। ये सब पढ़ना है। नीड फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा, alternating currents, peak and RMS value of alternating current and voltage, reactance and impedance, LC oscillation, resonance, LCR series circuit, wattless current, AC generator and transformer। ये जो मैंने सर्कल कर रहे हैं इस चैप्टर से, these all are important terms, इनके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेरकत्व हो गया, और इसके अलावा वॉटहीन धारा हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये सभी आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट 4 हो गई। यूनिट 4 एक छोटी यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इंपॉर्टेंट मैं इसे किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि इन फर्दर टाइम अगर आप आने वाले टाइम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना चाहते हैं, आने वाले टाइम में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ करना चाहते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छी लगती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के साथ, तो ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पर यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 विल हेल्प यू। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैंने आपको बताया था छोटी यूनिट है और यहाँ से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर हम लोग मेनली जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे एवं उनके गुण पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्वालिटेटिव आइडियाज उनके ऊपर सिर्फ लेंगे, ठीक है। मेनली हमको ये पढ़ना है। उसके बाद हमको जो मेनली पढ़ना है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, जिसमें हम रेडियो वेव्स, विभिन्न प्रकार की जो तरंगे होती है, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव तरंगे, अवरक्त हो गया, विजिबल दृश्य तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेज हो गई, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, एक्स रेज हो गई और गामा रेज हो गई, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। इनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखना है, इंक्लूडिंग एलिमेंट्री फैक्ट्स अबाउट देयर यूजेज। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी कभार 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जो ये भी तरंगे हैं, जितनी ये तरंगे आपको दिख रही हैं, इनके क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं यूनिट नंबर 6 में, एंड इट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ओके, तो चलिए इसको पहले मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। ओके, ऑप्टिक्स में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ऑप्टिक्स मतलब प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में आप लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जो क्या पढ़ चुके हैं, दोबारा से पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण, ठीक है, मिरर सूत्र, दर्पण सूत्र, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, इसके अलावा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एंड इट्स एप्लीकेशन, और उसके उपयोग, ऑप्टिकल फाइबर्स, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। दिस ऑल थिंग। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये चैप्टर आपके लिए इंटरेस्टिंग एज वेल एज, इंटरेस्टिंग तो है ही, एज वेल एज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ तक जो मैंने जितने टॉपिक्स बताए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। उसके बाद लेंस आ जाता है, लेंस के साथ थिन लेंस फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, लेंस मेकर सूत्र पढ़ते हैं, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की क्षमता, इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट, लेंसों का संयोजन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से प्रकाश का हमने देखा था, एक प्रिज्म से गुजारा था, ठीक है, तो उसका अपवर्तन हुआ था। तो हमको रिफ्रैक्शन और डिस्पर्सन दो चीज पढ़नी है इसमें, प्रिज्म से लाइट के लिए दो चीजें पढ़नी है, रिफ्रैक्शन को भी पढ़ना है और डिस्पर्सन को भी पढ़ना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्लास 10th में आपने क्या पढ़ा था, देखिए सब कुछ वही है। ब्लूइश कलर ऑफ स्काई, आसमान जो है कैसे रंग का होता है, ब्लू रंग का। रेड अपीयरेंस ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज कैसा दिखाई देता है, हमें लाल दिखाई देता है। तो इसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के अंदर पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है, एज वेल एज वी नो दैट हम इसको क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन क्लास 12th ऑल्सो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल प्रकाशिक उपकरण में हम लोग ह्यूमन आई को पढ़ेंगे, ये भी हम लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन एंड अकोमोडेशन,
करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट्स, आंखों में जो दोष होते हैं, ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, इस प्रकार के जो दोष होते हैं उनको हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, लेंसों का प्रयोग करके, माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके, ठीक, माइक्रोस्कोप हमको पढ़ना है, एस्ट्रोनॉमिकल खगोलीय टेलीस्कोप हमको पढ़ने हैं, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, दो प्रकार के खगोलीय टेलीस्कोप होंगे, ये हमको पढ़ने हैं, एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स, उनकी आवर्धन क्षमता भी हमको देखनी है। तो ये आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में और ज्यादा मार्क्स में पूछा जाता है, इट इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी, जब आप क्लास 12th में आए हैं तो यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी कि ऑप्टिक्स को हम लोग पार्टिकल और वेव दो चीज में लेते हैं, पार्टिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स इसमें एक अलग ब्रांच है, वेव फ्रंट एंड हाइगन, इसमें आप हाइगन का सिद्धांत पढ़ेंगे, हाइगन प्रिंसिपल पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव एट अ प्लेन सरफेस, ये सब चीज आपके लिए नई है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के नियमों का सत्यापन, उनका प्रूफ देखेंगे हम किसके, हाइगन के प्रिंसिपल के थ्रू, हाइगन के सिद्धांत के थ्रू। इंटरफेरेंस, व्यतिकरण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो एक्सप्रेशन है ये यहाँ से पूछा जाता है। कोहेरेंट सोर्सेज एंड सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, diffraction due to a single slit, width of central maximum, resolving power of microscopes and astronomical telescope, polarization यानी इसे ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवण आपको पढ़ना है इस क्लास में। प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ब्रूस्टर का नियम, यूजेस ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट एंड पोलरॉइड्स, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर दिस सेशन। अब इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, 7th यूनिट की। तो 7th यूनिट में हमको क्या क्या पढ़ना है, 7th यूनिट में अब तक जो ये ऑप्टिक्स वाली यूनिट थे बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो ये यूनिट तो आपको अच्छे तरीके से कवर अप करनी ही है। यूनिट नंबर 6 आप अपना टारगेट बना लीजिए। यूनिट नंबर 7 में हम लोग क्या बात करने हैं, पदार्थ का द्वैत प्रभाव, ठीक है, और रेडिएशन, रेडिएशन के बारे में चर्चा करेंगे हम, विकिरण के बारे में। तो दिस इज ऑल्सो न्यू यूनिट और छोटी यूनिट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन अराउंड 7-8 नंबर के पूछे जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आपको पढ़ना है, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशंस, आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है इसको देखना है, ओके, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मैटर वेव्स, वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स, डी ब्रॉगली रिलेशन, डी ब्रॉगली संबंध, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ से डी ब्रॉगली का संबंध और ये आइंस्टीन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट नंबर 8 पर। यूनिट नंबर 8, इसके बाद की जो यूनिट्स हैं, ऑप्टिक्स के बाद की जो यूनिट है, यूनिट 6 के बाद की जो यूनिट्स हैं वो छोटी छोटी हैं एंड नई है आपके लिए, तो उनको जल्दी जल्दी कवर अप आप करते हुए चलिएगा, क्योंकि दीज ऑल आर बेसिक, ये सभी आपके पास बेसिक लेवल पर है। अभी क्लास 12 में आपके पास बेसिक लेवल पर है, जब आप इनको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको ये थोड़ा एडवांस लेवल पर मिलेंगे। तो अभी आप इनको जल्दी जल्दी कवर करते जाइएगा यूनिट 7 के बाद, ठीक है। यूनिट नंबर 8 इज एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, एटम मतलब परमाणु, न्यूक्लियाई मतलब उसका नाभिक। इसमें हमको क्या पढ़ना है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है अल्फा पार्टिकल का, रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल, बोहर का मॉडल, उसके एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम आपको देखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। कंपोजिशन एंड साइज ऑफ न्यूक्लियस, एक नाभिक के आकार और उसके संगठक आपको देखने हैं, घटक देखने हैं। एटॉमिक मासेस, परमाणु द्रव्यमान। आइसोटोप्स, आइसोबार, समभारिक हो गया, और आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स और अल्फा बीटा एंड गामा रेस, आपने सुना होगा इनके बारे में, अल्फा रे, गामा रे, बीटा रे। तो आपको इनके बारे में पढ़ना है कि किस प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, किस प्रकार से ये रेज बनती हैं, किस प्रकार से किरणें बनती हैं, और उनके क्या क्या गुण होते हैं, हम लोग उन्हें कहाँ यूज करते हैं। जैसे आपने एक्सरे सुना होगा, एक्सरे आप लोग पता है कि एक्सरे इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर मेडिकल फील्ड, कि अगर मेडिकल फील्ड में किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो हम एक्सरे के थ्रू पता लगाते हैं। तो इसी प्रकार से जो फिजिक्स है वो काउंटर करके चलती है, वो सपोर्ट करके चलती है मेडिकल को।
एक डॉक्टर को अगर प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है तो वो कंफर्मेशन के लिए फिजिक्स का सहारा लेता है। इसी प्रकार से हम लोग अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स और रेज की प्रॉपर्टीज यानी उनके गुणों का अध्ययन करेंगे। रेडियो एक्टिव डिके लॉ, मास एनर्जी रिलेशन, द्रव्यमान ऊर्जा का क्या संबंध है, मास डिफेक्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूमेरिकल कभी पूछा जाता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर फ्यूजन, बड़े बड़े परमाणु संयंत्र आपने देखे होंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपने देखे होंगे, परमाणु संयंत्र जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहाँ से परमाणु ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां से उससे रिलेटेड ये 3 टर्म्स हैं। तो ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, जिसमें हमको नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय जो संयंत्र होते हैं इनके बारे में सीखने को मिलेगा। तो यूनिट 7 यूनिट 8 इज ऑल अबाउट परमाणु और उसका नाभिक। यूनिट नंबर 9 में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यानी वैद्युत उपकरण, जो भी हमारे पास वैद्युत चीजें होती हैं घर में, डिवाइसेस होती है, उनके बारे में देखने को मिलेगा। तो जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, है ना, सेमीकंडक्टर डायोड है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग है, ठीक है, अग्र और पश्च अभिनत, डायोड एज अ रेक्टिफायर है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी, एलईडी तो सुना होगा आपने, एलईडी आप यूज करते हैं घर में लाइट के लिए, लाइट एमिटिंग डायोड इसे बोलते हैं प्रकाश के लिए, फोटो डायोड होता है, सोलर सेल होता है, जेनर डायोड होता है। ये सभी जो इक्विपमेंट है बच्चों, ये एज सेम एज आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर होते हैं। तो अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ रुचि है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में ये जानना चाहते हैं कि मेरा टीवी, मेरा फ्रिज, मेरा फैन, ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, तो आपको इस चैप्टर पे विशेष इंटरेस्ट आएगा और आपको इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जेनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए जेनर डायोड का इस्तेमाल किस प्रकार से करते हैं। जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं इक्विपमेंट में उसके क्या क्या गुण होते हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, प्रवर्धक की भांति हम ट्रांजिस्टर को कैसे यूज कर सकते हैं, और लॉजिक गेट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो दिस यूनिट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब आप बीएससी में पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर पढ़नी है। 12th के बाद अगर आप बीएससी में फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर पढ़नी है और उसके लिए वो हेल्प आपको करेंगे। ये वाली यूनिट आपको हेल्प करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो यूनिट हमारी है फिजिक्स में वो है यूनिट नंबर 10, जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम यानी संचार व्यवस्था। इसमें आप देखिए एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो हमारा संचार हो रहा है, जो हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, उनके ब्लॉक डायग्राम हमको देखने। बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल, बैंडविड्थ शब्द आपने कहाँ सुना होगा, आपने रेडियो में सुना होगा, ठीक है, मेनली रेडियो में, एफएम में आपने बैंडविड्थ सुना होगा, ठीक है। तो सिग्नल्स की बैंडविड्थ क्या होती है, जो टीवी के बारे में, जो टीवी पर सिग्नल्स आते हैं वो उसके बारे में आप पढ़ोगे कि किस प्रकार से टीवी काम करता है सिग्नल्स रिसीव और देने के मामले में। बैंडविड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द एटमॉस्फेयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसमें ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस प्रकार से चलती हैं। स्काई एंड स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्काई में, आसमान में और अंतरिक्ष में किस प्रकार से चलती हैं। नीड फॉर मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता। प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। तो ये है आपका कम्युनिकेशन सिस्टम का। अगेन इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी वाला पोर्शन रहने वाला है डियर स्टूडेंट्स, 70 मार्क्स आपका थ्योरी का रहने वाला है और 30 मार्क्स का मैंने आपको क्या बताया था, 30 मार्क्स का आपका लैब है या प्रैक्टिकल इसे हम कह लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं 2 मिनट लेकर के। प्रैक्टिकल्स में आप देखिए कि आपको क्या करने हैं, 10 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, ठीक है। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी, 5, हर एक सेक्शन से 5 एक्सपेरिमेंट करने हैं और 8 एक्टिविटीज करनी है। उसके लिए भी 2 सेक्शन है जिसमें 4-4 आपको करनी है। पूरे साल के अंदर आपको ये करने हैं टोटल 10 एक्सपेरिमेंट और 8 एक्टिविटीज। आपको 2 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं। 2 डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द टीचर विद पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टीचर और स्टूडेंट्स इसे मिलकर पार्टिसिपेट करते हैं। द स्टूडेंट्स विल मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स, और आपकी एक कॉपी बनेगी जिसमें आप इन लैब एक्सपेरिमेंट्स को लिख कर रखेंगे। तो ये सेक्शन ए के कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 8 इसमें है, सेक्शन ए में 8 है, 8 में से आपको कितने करने, 5 करने हैं। और उसके बाद एक्टिविटीज आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है, एक्टिविटीज आपको 6 लिखी हुई दिख रही है, 6 में से आपको 4 करनी है, ठीक है। इसके बाद सेक्शन बी में भी इसी प्रकार से 10 एक्सपेरिमेंट लिखे हुए हैं, आपको इनमें से 5 करने हैं और जो बाकी एक्टिविटीज हैं 8 एक्टिविटीज, उनमें से 4 करनी है, ठीक है।
तो ये आपका एवोल्यूशन रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। 30 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल है उसको कैसे नापा जाएगा, कैसे कैसे नंबर दिए जाएंगे, ये उसके बेस पे है। तो जो एक्सपेरिमेंट आप करेंगे उसके 5 नंबर, और कोई एक एक्सपेरिमेंट के आपको 8 नंबर, ठीक है। टू एक्टिविटीज, तो एक्टिविटीज के लिए आपको 4-4 नंबर मिलेंगे, दो एक एक एक्टिविटीज के लिए। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जो आपने कॉपी बनाई होगी प्रैक्टिकल की, उसको 6 नंबर मिलेंगे। रिकॉर्ड ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट्स एंड वाइवा बेस्ड दीज एक्सपेरिमेंट्स, और जो वाइवा होगा, जो आपका ओरल होगा, उसके आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपका टोटल पेपर ओवरव्यू था डियर स्टूडेंट्स। तो आपको इस प्रकार से जो है तैयार रहना है अपने एग्जाम के लिए। किसी भी चीज को, किसी भी हम किसी भी बैटल में जाते हैं जब, तो उसके लिए हमको पहले क्या करना होता है, तो किसी भी बैटल में जाने से पहले हमको बैटल की बारे में जो भी नियम है उसको पूरी तरीके से जान लेना होता है। और इसी प्रकार जब हम ये 12th एग्जाम के बोर्ड एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले सारे नियमों को, सारी जो भी हमारे पास जितनी भी चीजें आने वाली हैं उनको अच्छी तरीके से जान लें। तो आज मैंने जो फिजिक्स का आपको डिटेल्ड जो सिलेबस आपके साथ डिस्कस किया है, उसको आप जो है एक बार लिखने की कोशिश करें, क्योंकि लिखेंगे आप तो आपको और ज्यादा अधिक पता चलेगा। जब आपके पास टॉपिक्स आते जाएंगे तो आपको और क्लियर होते जाएंगे। आई होप कि आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो, और आपको आज की क्लास इंपॉर्टेंट जो भी बातें बताएगी, मैं उम्मीद करता हूं आप उसे घर जाकर एक बार जरूर रिवाइज करेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगली क्लास में मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।